नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास के कुछ बिंदुओं पे हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के फोर्ट्स की, दुर्गों की एक सीरीज हमारी जारी है और उस सीरीज में कंटिन्यू हम दुर्गों पे चर्चा कर रहे हैं। 100% ऑथेंटिक जानकारी, प्रमाणिक जानकारी, चाहे वह ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से हो, चाहे ऐतिहासिक पुस्तकों से हो, वो सारी जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाई जा रही है। जैसलमेर दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। जैसलमेर का किला, घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ढाई साके वाला किला, राजस्थान का ऐसा किला जो ढाई साके के लिए जाना जाता है। राजस्थान का ऐसा किला जो भाटियों की, भाटी राजाओं की अमर शौर्य गाथाओं का साक्षी है। सोनार का किला जिसको हम कहते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और जैसलमेर दुर्ग के विषय में हम बात करेंगे। जैसलमेर दुर्ग का निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो जैसलमेर दुर्ग के जो निर्माता हैं, जैसलमेर दुर्ग के निर्माता हैं रावल जैसल। भाटी राजवंश से संबंधित शासक रावल जैसल को जैसलमेर दुर्ग का निर्माता कहा जाता है। जबकि अधिकांश निर्माण कार्य जो करवाए हैं जैसलमेर में, वो शालीवाहन जी ने करवाए हैं। मैं सारी बात व्याख्या के साथ अभी आपके सामने रखूंगा। शालीवाहन द्वितीय, शालीवाहन द्वितीय को जैसलमेर किले का अधिकांश निर्माण कार्य करने वाला वास्तविक निर्माता माना जा सकता है। लेकिन निर्माता की अगर बात करें तो रावल जैसल का नाम निर्माता के रूप में हमें याद रखना है। रावल जैसल ने इस किले का निर्माण किया। इस किले का भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, श्री कृष्ण के वंश से संबंध है। वह मैं आपको बता देता हूं। इस चीज से यह बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान से इस किले के निर्माण का क्या संबंध है उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि रावल जैसल जो थे, रावल जैसल की राजधानी थी लोद्रवा। भाटी शासकों की राजधानी जैसलमेर में लोद्रवा थी। उस समय तक जैसलमेर किले का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन कुछ विदेशी आक्रांताओं ने लोद्रवा पर अधिकार कर लिया और रावल जैसल को वह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। और काक नदी के आसपास का यह क्षेत्र था। रावल जैसल को कुछ पहले से भी पता था कि यह क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, एक समतल जगह थी, मैदानी क्षेत्र था। हालांकि यह रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसको हम धानवन दुर्ग भी कह सकते हैं। धानवन जो रेगिस्तान में बने होते हैं, धानवन दुर्ग की श्रेणी में जैसलमेर किले को हम रखेंगे। तो लोद्रवा की मैं बात कर रहा था। लोद्रवा में यहाँ पर आक्रांताओं ने रावल जैसल को परास्त कर दिया और ये कुछ ऐसे सुरक्षित स्थानों की तलाश में घूम रहे थे जहां किले का निर्माण किया जा सके या अपनी बसावट की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए रावल जैसल अपने कुछ सैनिकों के साथ, कुछ सरदारों के साथ जा रहे थे, घूम रहे थे। और वो घूमते घूमते गोड़हरा क्षेत्र में पहुंचे। गोड़हरे की जो पहाड़ियां हैं, गोड़हरा भी कह सकते हैं, गोड़हरे भी कह सकते हैं, गोड़हरा पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में पहुंचे। और यहाँ इनको एक संत मिलते हैं, करीब 150 वर्षीय, 140 वर्षीय संत मिले जिनका नाम है संत ईशालू। संत ईशालू का संबंध, संत ईशालू की भविष्यवाणी का संबंध जैसलमेर के किले से है। वो घटनाक्रम, वो वृत्तांत मैं आपको बता रहा हूं। संत ईशालू इनको मिलते हैं। बाबा तपस्या कर रहे थे। बाबा ने इनका आगमन देखा, पता चला उनको कुछ लोग आए हुए हैं, बात करने लगे और रावल जैसल से उनकी समस्या पूछी। रावल जैसल ने बताया, महाराज भटके हुए हैं, परेशान हैं, क्या करना चाहिए, हमें कुछ उचित सुझाव दें। तो रावल जैसल से संत ईशालू ने कहा कि ये वो क्षेत्र है जैसल जहां भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गुजर के गए थे, निकल के गए थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे तो इस क्षेत्र से होकर निकल के गए थे और यहाँ रुके थे भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, एक दिन मेरे ही वंश के लोग आगे चलकर इस क्षेत्र पर शासन करेंगे। पुस्तकों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में संत ईशालू ने ये कहा था कि 121वीं पीढ़ी मेरी जो आएगी वह इस क्षेत्र पर शासन करेगी। और संत ईशालू ने कहा कि आप जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के उसी वंश से हैं, यदुवंश से हैं, और आपको इस क्षेत्र पर शासन करना है। रावल जैसल जो है थोड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, महाराज हमें क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था करें, कैसे हमारा यहाँ अधिकार हो सकता है। तो संत ईशालू ने बहुत सारी बातें
उनके लिए बताई, किले के निर्माण के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जब श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो अर्जुन ने ये भी पूछा था कि महाराज ये तो रेगिस्तान है, भगवान यहाँ कैसे कोई यहाँ शासन करेगा, कैसे यहाँ निवास करेगा। तो उस समय श्री कृष्ण ने अपने बाण से यहाँ पर एक पानी का स्रोत भी उत्पन्न किया था, जल स्रोत उत्पन्न किया था, और उसको एक पत्थर से ढक दिया गया था। और ये कहा था उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि वो अपने आप इस स्रोत को खोज लेंगे और यहाँ जल की अपार संपदा उनको मिलेगी और उसके बाद वो यहाँ बसावट करेंगे, यहाँ किले का निर्माण करेंगे। संत ईसालू ने उस स्थान को भी बताया रावल जैसल के लिए। रावल जैसल के लिए उन्होंने ये भी बताया कि रावल जैसल, जो किला तुम बनाओगे, जो रियासत तुम स्थापित करोगे, वह किला 2.5 बार टूटेगा। यानी 2.5 साके की भविष्यवाणी भी संत ईसालू कर चुके थे कि 2.5 बार टूटेगा, रक्त की नदियां बहेंगी, लेकिन जैसल अंततः तुम्हारे ही वंश के अधिकार में वह किला रहेगा, यह रियासत रहेगी। इस तरह का कुछ वृत्तांत, पौराणिक वृत्तांत इसको कह दें, ऐतिहासिक वृत्तांत इसको हम कह दें, इस तरह का कुछ वृत्तांत इस किले के बारे में मिलता है। और उसके बाद रावल जैसल ने संत ईसालू के आशीर्वाद से गोड़हरा की पहाड़ियों में, गोड़हरे की जो पहाड़ियां हैं, यहां पर जैसलमेर किले का क्या किया, निर्माण किया। निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा, ये बताया जाता है। जुलाई 1155 ईस्वी में इस किले का निर्माण शुरू किया गया था। समय आपको याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो और भी अच्छी बात है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि रावल जैसल ने इस किले का निर्माण प्रारंभ करवाया था। और जैसलमेर किले का अधिकांश निर्माण कार्य किसने करवाया है? अधिकांश निर्माण कार्य करवाया है शालिवाहन द्वितीय। और श्री कृष्ण से क्या संबंध है, संत ईसालू की भविष्यवाणी का क्या संबंध है, गोड़हरे की पहाड़ियों का क्या संबंध है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बता चुका हूं। मैं आगे बात करता हूं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग जो है, इसका जो परकोटा है, जैसलमेर दुर्ग का परकोटा, जैसलमेर दुर्ग का परकोटा क्या कहलाता है? तो इसके जो परकोटा है, इस परकोटा को कहते हैं कमरकोट। जैसलमेर दुर्ग का परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। इसी को पाड़ा कहा जाता है। लिखा हुआ है घाघरा नुमा परकोटा, थोड़ा डिजाइन लिए हुए है, घाघरे जैसी डिजाइन का है। घाघरा नुमा जो बाउंड्री है किले की, जो परकोटा है, वो परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। यह बात हमें याद रखनी है। जैसलू यहाँ पर एक जल का स्रोत है, जैसलू कुआं है। जैसलमेर के किले में, जैसलमेर के किले में जैसलू कुआं है, जिसको हम कह सकते हैं जल स्रोत है, जल स्रोत, जैसलू कुआं। ज्योंसाल भी इसको कहा जाता है, ज्योंसाल नामक कुआं है। इस किले के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में, रेत में कोई जहाज लंगर डाले पड़ा हुआ है। इतना विस्तृत फैला हुआ किला, बलुआ पत्थर से, पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ यह किला रेगिस्तान में सोने जैसी आभा में चमकता है। बहुत विस्तार में ये फैला हुआ है, बहुत सारी जगह में किला फैला हुआ है। इसलिए इस किले के बारे में यह कहा जाता है कि रेत के समुद्र में कोई जहाज, ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में कोई पानी का जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ है। क्या डाले पड़ा है? लंगर डाले पड़ा है। ये कथन जैसलमेर के किले के बारे में है। किले की ऊपरी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। यह तथ्य थोड़ा सा हम याद रखेंगे। लक्ष्मी नारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर जैसलमेर के किले में है। लक्ष्मी नारायण जी जो हैं वो जैसलमेर रियासत के शासक माने जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसलमेर के राजा लक्ष्मी नारायण जी को माना जाता है, और जो शासक होते थे वो शासक स्वयं को लक्ष्मी नारायण जी का क्या मानते थे? दीवान मानते थे। कितनी बढ़िया बात है। ये वो बात है जैसे मेवाड़ रियासत के राजा केवल एक लिंग भगवान हैं, बप्पा ने कह दिया कि हम तो चाकर हैं, दीवान हैं। मेवाड़ रियासत के राजा कौन है? एक लिंग भगवान। जयपुर रियासत के राजा कौन है? बोले गोविंद देव जी महाराज। तो वहां के शासक जो हैं वो तो गोविंद देव जी के दीवान हैं। वहां के जो लेटर निकलते थे राज्य सरकार के, वहां लिखा हुआ मिलता था श्री गोविंद देव जी बचनाथ, यानी श्री गोविंद देव जी ऑर्डर करते हैं, आदेश करते हैं। ऐसा ही जैसलमेर किले के बारे में है। लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, यहाँ लक्ष्मी नारायण जी जो हैं वो जैसलमेर राजा माने जाते हैं।
राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जो है वो है जैसलमेर का किला, जिसमें 99 बुर्ज बनी हुई हैं, 99 बुर्ज बनी हुई हैं। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट हम इसको कहते हैं। पहला लिविंग फोर्ट पूछा जाता है, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़। पहला पहला पूछें तो कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में मैंने बताया भी था, राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जहां पर लोग रह सकते हो, जहां लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किले के अंदर ही हो जाती हो, जहां बाजार लगता हो, जहां खेती होती हो, जहां जल के साधन हो, जहां परिवहन की व्यवस्था हो, आयात निर्यात अंदर ही होता हो, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती हो, वह होता है लिविंग फोर्ट। तो लिविंग फोर्ट राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहलाता है कौन सा किला? जैसलमेर का किला। 99 बुर्जों वाला यह किला है। किले के कुछ उपनामों पे हम बात करेंगे तो गोरहरा की पहाड़ियों पर बना होने के कारण, गोरहरा की पहाड़ियों पर बना होने के कारण क्या कहलाता है? गोरहरागढ़ कहलाता है। कौन सा किला? जैसलमेर का किला। घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में जैसलमेर के किले को जैसाण कहा यह जाता है कि अगर आपके पास काठ का घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा बनाना पड़ेगा आपको, आपके घोड़े के पैर लकड़ी के होने चाहिए। घोड़ा कीजिए काठ का। रेगिस्तान में है ना, बिल्कुल रेगिस्तान में है। राजस्थान का अंडमान कहलाता है, बिल्कुल रेगिस्तान में बना हुआ किला, चारों ओर से घिरा हुआ किला, धानवन दुर्ग। तो घोड़ा इतना मजबूत हो, लकड़ी के पैर जिसके हों, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। पैदल जा रहे हो तो पैर कैसे होने चाहिए? पत्थर की टांगे ही आपको वहां पहुंचा सकती हैं। पग कीजिए पाषाण। अख्तर कवच कीजिए लोहे का। आंधियां, लू के थपेड़े, रेगिस्तानी माहौल पूरा, और वहां पर आपको लोहे का कवच चाहिए। अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। जैसाण पहुंचना है, जैसलमेर पहुंचना है, तो आपको इतनी सारी विशेषताओं वाली चीजें चाहिए, तब जाके आप जैसाण पहुंच सकते हैं। लेकिन बंगाल का एक लड़का मुकुल कैसे यहाँ आ जाता है और किस तरह उसकी कहानी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर भड़ किवाड़ इसको कहा जाता है। राजस्थान में या भारत में उत्तरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण, उत्तरी भाग का प्रहरी होने के कारण, उत्तरी क्षेत्र का प्रहरी होने के कारण किवाड़ कहलाता है, दरवाजा कहलाता है। उत्तरी भड़ किवाड़ इसको कहा जाता है। ढाई साके वाला किला, राजस्थान का ढाई साके वाला किला कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। ढाई साके, ढाई साके जिनमें मैं बात करूं, सबसे पहला साका हुआ मूल राज के समय, जैसलमेर के शासक थे मूलराज, और इन पर आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे कमालुद्दीन गुर्ग। खिलजी के आक्रमण के समय, मूलराज राजा के समय यहाँ पर पहला साका हुआ। प्रथम मूल खिलजी ने घेरा। दूसरा पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक के समय, रावल दूदा थे उस समय पर शासक, तो दूसरा साका जो हुआ वो रावल दूदा के समय हुआ। और फिरोज तुगलक जो हैं वो आक्रमणकारी थे, फिरोज शाह तुगलक ये आक्रमणकारी थे इस समय। ये साका हुआ, यहाँ पर दूसरा साका हुआ। फिर रावल दूदा, बहुत मार्मिक प्रसंग है। रावल दूदा किले के अंदर थे, बहुत घेरा डाला हुआ था फिरोज शाह तुगलक ने, और सफलता नहीं मिल रही थी। कोई भेदिया था किले के अंदर का, जिसने बाहर सूचना दे दी कि किले की रसद सामग्री समाप्त हो गई है, और फिरोज शाह तुगलक के हौसले बुलंद हो गए कि अब तो हम किले को जीत सकते हैं। और इस ढंग से रावल दूदा को अपनी मजबूरियों के साथ समझौता करना पड़ा और किले के द्वार खोलने पड़े, केसरिया करना पड़ा। एकादशी के दिन ये केसरिया हुआ था। उससे पहले दसवीं के दिन प्रसंग आता है कि रावल दूदा और उनकी रानी बात कर रहे थे, तो रानी ने कहा कि महाराज अब आपसे मुलाकात स्वर्ग में होगी, तो इसके लिए मुझे कुछ निशानी दे दें। तो कहा जाता है कि रावल दूदा ने अपने पैर का अंगूठा काट के रानी के लिए दे दिया था। ये ऐसी ही बात है जैसे पाबू जी के बारे में कहा जाता है कि आधे फेरा इण धरा आधे स्वर्गा खाए। आधे फेरे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ खाए, धरती पे खाए, और आधे स्वर्ग में जाकर के खाए, यानी पत्नी सती हो गई। तो रावल दूदा का भी यही एक मार्मिक प्रसंग है। इनकी एक बेटी भी थी, 9 वर्षीय बेटी की शादी उन्होंने रात रात में की,
और पूरी रात शादी चली और उसके बाद सुबह जौहर का अनुष्ठान हुआ। शादी बेटी की इसलिए की गई थी कि वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर सके, क्योंकि कुंवारी कन्या जौहर नहीं करती और सती होने के लिए उसको शादी की आवश्यकता थी, तो उसकी शादी करवाई गई। इस तरह की राजपूती परंपरा, भाटी कुल की परंपरा का निर्वहन करते हुए रावल दूधा के समय ये राजस्थान का जैसलमेर के किले का दूसरा साका हुआ। और ढाई साका कहा जाता है। तो जो तीसरा जो पॉइंट आता है जहां अर्ध साका होता है, अर्ध साका, तो अर्ध साका जो हुआ है वो रावल जो है लूणकरण के समय हुआ। कौन से शासक थे? लूणकरण। लूणकरण के समय पर अर्ध साका हुआ। इनके एक मित्र बन गए थे, विदेशी आक्रांता थे कंधार के अमीर अली। अमीर अली थे, लूण से हुआ। यहाँ धोखा मिला ना जौहर का मौका। यहाँ जौहर नहीं हुआ, केसरिया हुआ। कंधार से भगाया हुआ एक आक्रांता था अमीर अली, आ गया जैसलमेर क्षेत्र में आ गया। हमारे राजा लूणकरण से दोस्ती कर ली उसने, मित्रता कर ली, लेकिन मन में खोट था, कपट लिए हुए था मन में। तो उसने कुछ समय तक दोस्ती निभाई, उसके बाद कहा कि मेरी जो बेगमें हैं वो आपकी रानियों से मित्रता करना चाहती हैं, हम लोग और ज्यादा पारिवारिक संबंध बनाना चाहते हैं। राजा ने कहा, लूणकरण ने बोले ठीक है कोई बात नहीं है, आपकी बेगमों को ले आना, मिल लेंगी, कभी भी मिल लेंगी। लूणकरण राजा उसके भरोसे में आ गए और अमीर अली जो था इसने करीब 500 पालकियां तैयार करवाई, जिसमें हथियारबंद सैनिक बैठाए और किले के अंदर तक उनको पहुंचवा दिया। किले के द्वार पे हालांकि पालकियां रुकवाई थीं। कहा भी गया था राजा से, अमीर अली ने कहा था कि महाराज मेरी बेगम अंदर जाना चाहती हैं, आप ये पालकियां तलाशी लेवा लें, चेक करवा लें इनको। अमीर अली के इस बात पर राजा लूणकरण ने हंस करके कहा था कि अरे यार कैसी बातें करते हो, हमारे यहाँ राजपूतों में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। महिलाओं की, आपकी बेगमों की हमारे यहाँ क्या तलाशी ली जाएगी? आप हमारे मित्र हैं, घर के लोग हैं, आप पालकियों को अंदर भिजवा दीजिए। और यह अमीर अली ने राजा लूणकरण के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसमें से पालकियों में से सैनिक निकले, उन्होंने आक्रमण किया। राजपूत योद्धाओं को बहुत कम समय मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी के साथ युद्ध लड़ा। इसमें केसरिया तो हुआ, लेकिन जौहर का अनुष्ठान नहीं हुआ, इसलिए यह अर्धशाका कहलाता है। तो मैं इसको ऐसे बता देता हूं कि प्रथम मूल खिलजी ने घेरा, फिर तुगलक ने दूधा घेरा, लूण अली का तीसरा युद्ध, कर्मयोगी का मंत्र शुद्ध। तो ये हमारा मंत्र है, इससे हमें ये ढाई साके याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ढाई साका, अर्ध साका हो गया, अर्ध साके ढाई साके वाला किला। के बाद बात आती है सोनार किला। सोनार कहा जाता है कौन से किले को? जैसलमेर के किले को सोनार किला कहा जाता है। सोनार किला के नाम पर एक फिल्म भी बनी हुई है, जिसको सोनार केला के नाम से फिल्म बनाई है। सोनार केला बंगाली भाषा में है, सोनार केला। सोनार केला नामक फिल्म बनाई गई है। ये सोनार केला क्या है? तो एक फिल्म निर्माता है सत्यजीत रे, बहुत अच्छी कहानी है। सत्यजीत रे ने, बंगाली फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस फिल्म का निर्माण किया है और ये फिल्म बनाई गई है सोनार किला के ऊपर। इसकी थीम कुछ ऐसी है, इस किले की जो थीम है, उसकी इस फिल्म की जो थीम है वो ये है, पटकथा जो है वो एक बहुत रोचक है, जिसमें मुकुल नाम का एक लड़का है और मुकुल को क्या है, उसको पुराने जन्म की याद रहती है और पूर्व जन्म की याद में वो बार बार अपने सपनों में वो देखता है, ऊंटों को देखता है, रेगिस्तानी क्षेत्र उसको दिखाई देते हैं, यानी उसको मारवाड़ का सीन दिखाई देता रहता है और वह मनोवैज्ञानिकों को बताता है, उसके बारे में बात होती है। तो पुनर्जन्म की यादों के आधार पर मुकुल को जैसलमेर लाया जाता है। तो ये बंगाल का राजस्थान से कनेक्शन इस फिल्म में बताया गया है। बंगाली लड़का मुकुल, जिसका घर है जैसलमेर में मुकुलवाड़ी, मुकुलवाड़ी उसको बताया है, मुकुलवाड़ी। तो एक रोमांचक, एक जासूसी उपन्यास पे आधारित कथा है, फिल्म है सत्यजीत रे की। सोनार किला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म है, बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है। मुकुल जिसका मुख्य पात्र है और कुछ लोग उसको लूटपाट करना चाहते हैं ऐसे, और जासूसी करने वाले कुछ लोग आते हैं और पूरी कहानी है। और इस ढंग से मुकुल के इस प्रसंग में, इस फिल्म के प्रसंग में रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, ऊंटों की सवारी, जैसलमेर का किला, बहुत सारा चित्रांकन इसमें दिखाया गया है। तो हमें याद रखना है
कि बंगाली फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने सोनार किला के ऊपर सोनार किला नामक एक फिल्म बनाई है। 1974 ईस्वी में यह फिल्म बनाई गई थी और इसका मुख्य पात्र जो है, वह पॉइंट तो हमें पता रहता है कि सत्यजीत रे ने यह फिल्म बनाई है, लेकिन इसका मुख्य पात्र मुकुल है, एक लड़का है और जो अपने पूर्व जन्म की यादें रखता है और वह पूर्व जन्म में जैसलमेर का निवासी था। उसको बंगाल से यहाँ जैसलमेर दिखाने के लिए लाया जाता है, घुमाने के लिए लाया जाता है और उसकी यादें वहां ताजा हो जाती हैं और वह सारी चीजों को पहचान जाता है। इस ढंग की कहानी है। रेगिस्तान में बना हुआ है जैसलमेर का किला, सोने जैसी आभा में चमकता है। सोने जैसी आभा में चमकने के कारण गोल्डन फोर्ट कहलाता है। इसी को स्वर्णगिरी कहते हैं। स्वर्णगिरी का ही नाम है गोल्डन फोर्ट। स्वर्णगिरी मतलब गोल्डन फोर्ट। स्वर्णगिरी यानी सोने जैसी आभा में चमकने वाला किला। पीले पत्थर से निर्मित यह किला और चारों ओर रेत है और जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता है तो एकदम ऐसे चमकता है जैसे सोना चमक रहा हो, इसलिए स्वर्णगिरी कहा जाता है। जालोर का किला है जिसको सुवर्णगिरी कहा जाता है। यहां मैं बात कर रहा हूं स्वर्णगिरी की, इसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं। और ढाई साके के बारे में मैं बता चुका हूं। उत्तर भट किवाड़ कहा जाता है। राजस्थान का दुर्गम दुर्ग है। राजस्थान का अंडमान इसको कहा जाता है। रेगिस्तान में बसा होने के कारण राजस्थान का अंडमान भी कहलाता है। जैसलमेर का किला त्रिकूट एक पहाड़ी है। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण त्रिकूटगढ़ भी इसको कहा जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे उपनाम हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ संत ईसालू की, जो मैं बात कर रहा था। संत ईसालू की भविष्यवाणी। संत ईसालू ने कह दिया था कि 2.5 बार यह किला गिरेगा, 2.5 बार का पतन होगा, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन अंततः किला जैसलमेर के शासकों यानी भाटी शासकों, भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के पास ही रहेगा। तो ये संत ईसालू का संबंध जैसलमेर के किले से है। यह पूरी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। फिल्म सोनार किला जिसमें मैंने मुकुल का अभी जिक्र किया था, वो मैं पूरी बात आपको बता चुका हूं। फिल्म सोनार किला के जो निर्देशक हैं, किसने बनाई है, तो इसके निर्देशक हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, यह पॉइंट याद रखना है। सत्यजीत रे, सत्यजीत रे ने इस फिल्म को बनाया है। जैसलमेर किले पर एक 12 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया, करीब 2018 ईस्वी के आसपास, ये 2018 में जारी किया गया। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार यहाँ बना हुआ है। हस्तलिखित ग्रंथों का एक बहुत बड़ा भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पर है, जैसलमेर के किले में है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसलमेर के किले में है जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जो राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार है। ये सारी चीजें जैसलमेर किले के बारे में हैं। और इसके बाद मैं आपको हमेशा जो मैं कहता हूं कि ऑथेंटिक जानकारी जो कहाँ से ली गई हैं, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर, राघवेंद्र सिंह मनोहर क्या लिखते हैं। राघवेंद्र सिंह मनोहर जैसलमेर किले के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं हम एक बार। जैसलमेर दुर्ग के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर जो कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। यानी जैसलमेर किले में जैन मंदिर भी बने हुए हैं और कला, स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें क्या क्या हैं। पार्श्वनाथ का मंदिर है, संभवनाथ जी का मंदिर है, ऋषभदेव जी का मंदिर है, जो अपने शिल्प और सौंदर्य तथा सजीव प्रतिमाओं के कारण आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों से प्रतिस्पर्धा करते मालूम होते हैं। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों की तुलनात्मक रूप से राजस्थान में अन्य कहां पर जैन मंदिर स्थित हैं, तो ये जैन मंदिर जैसलमेर के किले में हैं, जो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों को टक्कर देते हैं। इनमें आदिनाथ का मंदिर जो 12वीं शताब्दी में निर्मित है, सबसे प्राचीन है। अन्य जैन मंदिर 15वीं शताब्दी के आसपास बने हुए हैं। जैन मंदिरों के अलावा यहाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से अनूठा है। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जिसके रूप में ज्ञान की एक अनमोल संपदा सुरक्षित है। इसमें अनेक ग्रंथ ताड़ पत्रों पर लिखे हैं तथा बृहद आकार के हैं। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह
जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है, जिसकी जस्ट पहले मैंने अभी आपको चर्चा की है ये वाला पॉइंट। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार है वो जैसलमेर के किले में है। सारतः हम कह सकते हैं, सारांश में हम कह सकते हैं, वीरता और शौर्य का प्रतीक जैसलमेर दुर्ग इतिहास, साहित्य और कला की त्रिवेणी का एक अनूठा संगम है। तो राजस्थान में 99 बुर्जों का किला पूछ लिया जाए, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार वाला किला पूछ लिया जाए, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित फिल्म के बारे में पूछा जाए, संत ईसालू की भविष्यवाणी का संबंध कौन से किले से है, जैसलमेर के किले से है। इसके अलावा पूछ लिया जाए इसके उपनामों में राजस्थान का अंडमान किसको कहते हैं, त्रिकूटगढ़ किसको कहते हैं, जैसलमेर का किला जहां 2.5 साके के लिए जाना जाता, गोल्डन फोर्ट इसको कहते हैं, स्वर्णगिरी इसको कहते हैं। और इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स जो हम पहले पढ़ के आए हैं, कमरकोट जिसका परकोटा है, जैसलू यहाँ पर कुआं है, इसके बारे में कथन भी है कि रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले पड़ा हो ऐसा लगता है यह किला। लिविंग फोर्ट है, लकड़ी की छत है, इस किले की छत जो है वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। अधिकांश निर्माण कार्य इस किले में जो करवाए गए हैं वो शालिवाहन द्वितीय के द्वारा करवाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशजों से संबंधित यह किला है, गोढ़हरा की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर त्रिकूट पहाड़ी का नाम भी आता है, कौन सी पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी का नाम भी आ जाता है। और निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। वास्तविक निर्माता, प्रारंभिक जो निर्माता हैं, किले की नींव रखने वाले जो शासक हैं वो रावल जैसल हैं। जैसलमेर दुर्ग धानबन श्रेणी में आता है। इस ढंग से किले का पूरा विवरण पढ़ के आए हैं। 100% ऑथेंटिक जानकारी, 100% प्रमाणिक जानकारी के साथ मैं आपको जैसलमेर दुर्ग की सारी डिटेल पहुंचा चुका हूं, जिसमें लिखा है 2.5 साके वाला किला सोनार और भाटी राजाओं की अमर गाथा का साक्षी जैसलमेर का किला। सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्वर्णगिरी के नाम से पूछा जाता है, स्वर्णगिरी कौन सा किला है, और अंदर से डिटेल पूछी जाए तो सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं 100% प्रमाणिक जानकारी के साथ। मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी मेरे अपने और आपके अपने YouTube चैनल नवीन गुरुजी जीके पर कंटिन्यू ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। निःशुल्क ज्ञान प्रसार मिशन के माध्यम से मैं आप तक ये चीजें पहुंचा रहा हूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आप कमेंट्स में मुझे इतना प्यार और दुलार देते हैं, जिससे मेरी ऊर्जा सतत बनी रहती है और मैं नया नया कंटेंट और ऑथेंटिक जानकारी आप तक लेकर आता हूं। बहुत बहुत आभार।